नमस्कार, मैं हूं आशित त्यागी और युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। खबरों के पोस्टमार्टम में आज मैं आपको बताऊंगा कि कृष्ण जन्मभूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां क्या हुआ, किसकी डायरी से संसद पे जो अभी घटना हुई है उसके राज खुलेंगे, और अब जब भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े चेहरों को, बड़े नेताओं को हाशिए पर लाने लगी है, इसका परिणाम क्या हो सकता है। सबसे पहले कृष्ण जन्मभूमि की बात कर लेते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मसले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन उसको वहां से झटका लगा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह परिसर के सर्वे की मंजूरी दी थी। इसकी अनुमति कल दी गई है। इसमें निर्देश जारी हुए हैं। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शाही ईदगाह मामले में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, उस आदेश को वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने मांग की थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। कहा कि यह केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है और उसी दिन इसकी सुनवाई होगी। बुधवार को संसद में जो घटना हुई, सुरक्षा में चूक का जो मामला आया, 2 लोग अंदर घुस गए, दर्शक दीर्घा से कूद गए थे। इस मामले में जांच एजेंसियों की जांच लगातार जारी है और इसमें नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। लखनऊ के जो आरोपी सागर शर्मा है, उसके घर पर जांच एजेंसियों को एक डायरी मिली है। इस डायरी में जो आखिरी वाक्य है वो लिखा हुआ है कि अब घर से विदा लेने का समय आ गया है। कुछ भी कर गुजरने की आग दहक रही है और लिखा है कि काश इस स्थिति से मैं अपने माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा है। मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान है। 5 साल की उम्मीद लगाए जो प्रतीक्षा की है, वे दिन आया है और मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। इन बातों को लेकर पुलिस और जांच एजेंसियां अब और अधिक सक्रिय हो गई हैं। इस डायरी का राज क्या क्या है, ये आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। वो लिखता है कि दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वे नहीं हैं जो छीनना जानते हैं। ताकतवर व्यक्ति वो है जो हर सुख त्यागने की क्षमता रखता है। ये बातें सागर ने अपनी डायरी में लिखी हैं। इन सभी बातों की अब जांच शुरू हो गई है। सागर इस तरह की बातें लिखकर बेंगलुरु क्यों गया, इस सवाल का जवाब भी जांच एजेंसियां ढूंढ रही हैं। वहां पर उसने किन किन लोगों से बात की, किन से मिला, किन से संपर्क किया, इन सब की भी जांच शुरू हो गई है। सागर की डायरी में लिखे तथ्यों की जांच एजेंसियां तफ्तीश कर रही हैं और स्थानीय पुलिस भी इसमें पड़ताल कर रही है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सागर की कुछ देश विरोधी संगठनों से भी नजदीकी थी। सागर के घर में मिली डायरी, उसके बेंगलुरु और मैसूर के कनेक्शन सुरक्षा एजेंसियों और आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि ATS खंगाल रही है। इसके अलावा साइबर सेल की 2 टीमें लगी हुई हैं। सागर के इंटरनेट मीडिया अकाउंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम की जांच चल रही है। सागर शर्मा इंटरनेट मीडिया पर बहुत अधिक एक्टिव रहता था। उसके द्वारा फेसबुक पर पोस्ट किए गए PM मोदी और सरकार विरोधी वीडियो मैसेज पर किन किन लोगों ने कमेंट किया है, किन्होंने उन्हें लाइक किया है, कौन लोग थे जो शेयर कर रहे थे, उन सब की भी जांच अब चल रही है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट और LIU सागर शर्मा के दोस्तों से पूछताछ कर रही हैं, जानकारियां जुटा रही हैं। ये भी जानना चाहते हैं जो जांच एजेंसी के लोग हैं कि इस मैसूर और कर्नाटक से वापस आने के बाद, बेंगलुरु से वापस आने के बाद सागर शर्मा के व्यवहार में किस तरह का बदलाव उन लोगों ने महसूस किया था। कौन कौन लोग सागर शर्मा से मिलने लखनऊ आया करते थे। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित सागर के पेज पर 2 जून 2015 की एक डेट है, उस पर इंकलाब जिंदाबाद लिखा है। उसके बाद कुछ कविताएं पोस्ट की गई हैं। संसद में जो सुरक्षा में सेंध लगाने से पहले सागर का इंस्टाग्राम पोस्ट भी सामने आया है, जिसमें लिखा है, जीते या हारे पर कोशिश तो जरूरी है। देखना यह है कि सफ़र कितना हसीन होगा और उम्मीद है कि फिर मिलेंगे। इन तमाम बातों को जो डायरी में पाया गया है, अब पुलिस और जांच एजेंसियां अपना मूल आधार बनाकर
पता कर रही हैं कि सागर आखिर किस मेंटेलिटी का था, उसकी मानसिकता क्या थी, किन लोगों की वजह से वो इस तरह की हरकतें करने लगा था। चुनाव से ठीक पहले किसी भी दल या सरकार में बड़ा बदलाव करना ये नुकसानदायक माना जाता है। हमारे यहाँ परिपाटी है कि चुनाव से ठीक पहले संगठन में या सरकार में पदों में बदलाव नहीं होना चाहिए, इससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। ये भी आशंका रहती है कि बड़े कद के नेता के नाराज हो जाने से उसके प्रभाव वाले मतदाता पार्टी से दूर जा सकते हैं। यही कारण है कि अब तक कोई भी सरकार या राजनीतिक दल चुनाव से ठीक पहले कोई भी बदलाव करने से हिचकती थी या नहीं करती थी। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे ठीक उल्टा रास्ता अपनाया। छत्तीसगढ़, राजस्थान के दिग्गज रमन सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया, इन दोनों को रिपीट नहीं किया गया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान को भी सरकार से हटा दिया गया, जो 18 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि इन बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हटाने से क्या भाजपा को कोई नुकसान हो सकता है? विशेषकर यह देखते हुए कि मुख्यमंत्री बनने की लालसा में ही वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने गृह क्षेत्र की 17 ऐसी सीटों पर भाजपा को जीत दिलाई है जहां उनका प्रभाव था। इसी प्रकार शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव के दौरान ये कहते सुने गए थे कि जो उनका साथ देंगे वो उनका साथ निभाएंगे। इस बात को इशारा माना जा रहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे संदेश दिया है कि विधानसभा चुनाव में जो उनके साथ रहेगा, लोकसभा चुनाव में वो मध्य प्रदेश की 29 सीटों को उसी को जिताकर देने का काम करेंगे। प्रश्न यह है कि भाजपा इस तरह के बिल्कुल अनजान चेहरों को राज्य के मुख्यमंत्री जैसे अहम पदों पर क्यों ला रही है? कर्नाटक, हिमाचल में पार्टी की हार के पीछे वहां पर मजबूत स्थानीय नेता के ना होने को अहम कारण माना गया था। इसके बाद भी भाजपा मजबूत स्थानीय नेतृत्व विकसित करने की रणनीति पर आगे बढ़ती दिखाई नहीं दे रही थी। क्या यह भी इसका कारण हो सकता है? दरअसल हमारे यहां मतदाताओं की कई श्रेणियां होती हैं। वोटर कई प्रकार का है। कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े नेता को, उसके चेहरे को, उसके प्रभाव को वोट करते हैं। कुछ ऐसे मतदाता होते हैं जो स्थानीय उम्मीदवार को वोट करते हैं। कुछ तत्कालिक कारणों से प्रभावित हो जाते हैं। वैचारिक आधार पर किसी भी पार्टी से जुड़ने वाले मतदाताओं की संख्या हर चुनाव में 10 से 15% के करीब ही होती जाती है। देखा जा रहा है कि अब वैचारिक आधार पर किसी पार्टी का समर्थन या विरोध करने वाले मतदाताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब यह हिस्सा 30% तक पहुंच गया है। यह बदलाव दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी देखा जा रहा है। जिस दुनिया के जो दूसरे देश में चुनाव होते हैं वहां पर भी ये स्थिति आ रही है। भाजपा ने बड़े चेहरों पर दाव क्यों नहीं लगाया? हालांकि ये उसका आंतरिक मामला है, इस पर चर्चा या विचार व्यक्त करने का अधिकार शायद किसी को नहीं है, वो पार्टी खुद तय करेगी। लेकिन एक बात तो है कि उसके वैचारिक आधार पर प्रतिबद्ध मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है। यानी कि भाजपा का जो कैडर वोट है, जो उसकी विचारधारा का समर्थक है, जो उस विचारधारा पर चलना चाहता है, उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और यही वजह है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व डरने के बजाय और मजबूत हो रहा है। यह धारणा पुरानी पड़ चुकी है कि किसी बड़े कद के नेता को हटाने से पार्टी का नुकसान होगा। यदि भाजपा को समझना है तो उसकी राजनीति को, नए राजनीतिक प्रयोगों को, नए मापदंडों को आपको नए चश्मे से देखना होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब वो स्वयं में कोई बहुत बड़ा नाम या बहुत बड़ा नेता नहीं थे। लेकिन अपने काम से उन्होंने स्वयं को, खुद को सिद्ध किया। बाद में जब मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा बने तब स्थिति बदली, और जब वो प्रधानमंत्री बने तब लोगों ने उनकी आर्थिक और वैदेशिक समझ को लेकर कई तरह की टिप्पणियां की थी। एक तरह से हास परिहास की बातें हुआ करती थी। लेकिन उन्होंने अपनी समझबूझ से स्वयं को दुनिया के सबसे बड़े राजनेताओं में शामिल कर लिया। संभवतः यही कारण है कि मोदी संगठन में बेहतर काम करने वाले सामान्य लोगों को अवसर दे रहे हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद वही चेहरे बेहतर परिणाम भी दें, इस पर भी बात होती है। जैसे जब योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था तो वो देश की राजनीति में इतना बड़ा नाम नहीं थे। वो केवल एक गोरखपुर के सांसद थे। गोरखपीठ के
मेहनत थे, इससे ज़्यादा उनकी प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व की पहचान नहीं थी। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन गए और आज की डेट में हम बात करते हैं, जब वो एक कार्यकाल पूरा करके दूसरा कार्यकाल शुरू कर चुके हैं, तो इस समय वो देश में प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरे सबसे बड़े स्थापित नेता हैं, मजबूत नेता हैं। अमित शाह जब गुजरात के गृह मंत्री बने थे तो वो कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे, उनकी भी एक सामान्य पहचान थी, लेकिन पद मिलने के बाद उन्होंने अपने आप को साबित किया है। भाजपा की इसी रणनीति पर चलकर पार्टी अपने लिए नई लीडरशिप पैदा कर रही है, नए नेता पैदा कर रही है, और भाजपा की इसी सोच को समझना होगा। हिमाचल प्रदेश हो या कर्नाटक, भाजपा की हार में यह बात साफ देखी गई कि वहां स्थानीय नेताओं में नेतृत्व के अवसर को लेकर लड़ाई थी। हर कोई खुद को नेता मान रहा था, खुद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कई लोग शामिल चुनाव से पहले हो गए थे। जिसे अवसर नहीं मिलता वो पार्टी को नुकसान पहुंचाने लगा। इस नुकसान को देखते हुए पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किसी को चेहरा नहीं बनाया। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी लोग मजबूती से लगे और पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई। जहां तक लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में मतदान का सबसे बड़ा जो आकर्षण होगा वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा होगा। 2014-2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम बताते हैं कि कमजोर राज्यों में भी जहां भाजपा कमजोर है, मोदी की छवि के कारण भाजपा को वहां पर ज्यादा वोट मिला था। ऐसे में नहीं लगता कि इन चेहरों को हटाने के बाद लोकसभा चुनाव के परिणाम पर भाजपा की दृष्टि से कोई भी प्रभाव पड़ेगा। कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 जनवरी को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने यह कहते हुए सुनवाई टाल दी कि उन्होंने अभी इस मामले को देखा नहीं है। न्यायमूर्ति खन्ना ने मोइत्रा के तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि मुझे फाइल आज सुबह ही मिली है, मेरे पास इसे स्कैन करने का समय नहीं था, क्या हम इसे 3 या 4 जनवरी को रख सकते हैं, तब तक हम इस फाइल को देख लेंगे, इसीलिए अब इसमें 3 जनवरी को सुनवाई होगी। और मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी नेता महुआ मोइत्रा को आश्वासन दिया है कि वो कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा से उनके निष्कासन के खिलाफ उनकी याचिका की लिस्टिंग पर गौर करेंगे, लेकिन फिलहाल इसे भी जनवरी तक टाल दिया गया है। भाजपा की एक बात और चर्चा कर लेनी चाहिए, इस बात को आपको भी समझना बहुत जरूरी है। आप भाजपा के समर्थक हैं तो भी और भाजपा के विरोधी हैं तो भी, क्योंकि इस नीति को समझना बहुत जरूरी है। भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए देश के युवा मतदाताओं को साधेगी, उसकी नजर केवल यूथ पर है, नए वोटर्स पर है। आगामी दिनों में 18 से 30 साल की आयु वर्ग के मतदाताओं से भाजपा संपर्क करेगी और समन्वय बढ़ाएगी। पार्टी का मानना है कि युवा वर्ग के वोट बैंक में आधार बढ़ाने से मिशन 80 की राह पूरा करना यूपी में बड़ा आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 18 से 30 वर्ष के करीब 3 करोड़ मतदाता हैं। इस आयु वर्ग के मतदाता बीते 10 साल से मोदी सरकार के कार्यकाल को ही देख रहे हैं। पार्टी के नेताओं का मानना है कि मोदी सरकार की ओर से राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे से जुड़ी उपलब्धियों को इस वर्ग ने बहुत करीब से देखा है। ऐसे में इस वर्ग को मोदी की गारंटी के नाम पर लोकसभा चुनाव के लिए साधना बहुत आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि गरीब, महिला, किसान और नौजवान ही उनके लिए जाति हैं। इसलिए पार्टी ने नौजवानों को साधने की एक योजना बना ली है। पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से एक और जहां नए मतदाताओं के साथ सेल्फी लेकर नमो ऐप पर अपलोड की जाएगी, तो दूसरी ओर इस आयु वर्ग के मतदाताओं को विकसित भारत का एम्बेसडर भी बनाया जाएगा। महिला मोर्चा भी अलग अलग शिक्षण संस्थानों में इस आयु वर्ग की महिला डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, अधिवक्ता आदि पेशेवर जो महिलाएं हैं, युवा हैं, उनको जोड़ने के लिए अभियान चलाएगी। इस आयु वर्ग के मतदाताओं का पूरा डेटा पार्टी ने जुटा लिया है। आगामी दिनों में युवा मतदाताओं को साधने के लिए सम्मेलन होंगे, प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। पार्टी के बूथ कार्यकर्ता इस वर्ग के बीच रहकर उन्हें भाजपा से जोड़ने का काम करेंगे। यह भाजपा की एक बड़ी रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सामने आई है।
दिल्ली विधानसभा गठन के 30 साल पूरे हो गए हैं। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई भी शुरू हुई है। विधानसभा गठन के 30 साल पूरे होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को बधाई दी। साथ ही इस मौके पर उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के वित्त सचिव दिल्ली विधानसभा की स्वतंत्रता पर लगाम लगाने की कोशिश में रहते हैं। वो विधानसभा के वित्तीय अधिकारों का हनन करते हैं। इस संबंध में उन्होंने विधानसभा के समक्ष प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा के सचिव जैसे 30 साल से काम कर रहे हैं, वैसे ही आगामी दिनों के दौरान भी वो काम करते रहें। उनके इस प्रस्ताव को विधानसभा ने पारित कर दिया है। दिल्ली सरकार ने विधायक फंड में भी बढ़ोतरी कर दी है। विधायक फंड को 4 करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ कर दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल ने दिल्ली विधानसभा पेपरलेस नहीं होने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में जो भी दोषी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वर्ष 2023 अपने अंतिम दौर में है। 15 दिन बाद नया साल शुरू हो जाएगा। इस साल की सबसे बड़ी बात यह रही कि हम पूरी दुनिया के लोग कई अलग अलग तरह की बीमारियों से जूझे। बीते दिनों जहां चीन में रहस्यमय निमोनिया ने लोगों को परेशान किया, तो अब साल के आखिर में भारत के कुछ राज्यों में एक बीमारी चिंता का विषय बन गई है। दरअसल महाराष्ट्र, हैदराबाद और तेलंगाना जैसे राज्यों में बच्चों में तेजी से मम्प्स के मामले बढ़ गए हैं। इस बीमारी के मामलों में होती बढ़ोतरी ने स्वास्थ्य विभाग को, सरकार को चिंता में डाल दिया है। ऐसे में जरूरी है कि इससे बचाव के लिए सही कदम उठाए जाएं और उससे पहले इस गंभीर बीमारी के बारे में जानकारी ली जाए। मम्प्स एक संक्रामक रोग है जो मम्प्स वायरस के कारण होता है। पैरामाइक्सोवायरस नामक वायरस के ग्रुप से इसका जुड़ाव है। यह बीमारी सिरदर्द, बुखार, थकान जैसे हल्के लक्षणों से शुरू होती है। फिर यह आमतौर पर कुछ सल्वाइरल गिलेट्स, जिसे पेरोटाइटिस कहते हैं, वो गंभीर सूजन की वजह बन जाता है। इसके कारण गाल फूल जाते हैं, जबड़ा सूज जाता है। मम्प्स बचपन की एक बहुत ही आम बीमारी हुआ करती थी, लेकिन इसकी गंभीरता को देखते हुए 1967 में इसका टीका उपलब्ध होने के बाद भी इसके मामलों में कुछ वर्षों तक कमी महसूस की गई। अब इसका प्रकोप बढ़ रहा है। मम्प्स बीमारी के जो शुरुआती लक्षण हैं उनमें सिरदर्द, बुखार, थकान, भूख न लगना, मांसपेशियों में दर्द है। इसके बाद पेरोटाइटिस गिलेट्स में दर्दनाक सूजन हो जाती है। आपके चेहरे के दोनों तरफ या एक तरफ भी सूजन हो सकती है। अगर ये आपका चेहरे पर कहीं भी सूजन है तो आप मम्प्स के बीमार हो सकते हैं, इसलिए आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना होगा। इसका कारण भी जान लीजिए। ये जैसा मैंने बताया पैरामाइक्सोवायरस है जिससे मम्प्स बनता है। ये संक्रमित लार से सीधे संपर्क में आने वाले संक्रमित व्यक्ति के नाक, मुंह, गले से निकलने वाली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाती है। छींकने से, खांसने से, बराबर में खड़े होकर बात करने से, खिलौने, कप, बर्तन साझा करने से, साथ में खड़े रहने से, एक्टिविटी साथ में करने से, ग्रुप में एक्टिविटी करने से ये ज़्यादा फैलता है। कमज़ोर इम्यून सिस्टम जिन लोगों का है, जो लगातार यात्रा करते हैं, जिन लोगों को इस वायरस का टीका नहीं लगा है, वो लोग इसके संक्रमण में ज़्यादा आ रहे हैं। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो बहुत सामान्य से तरीके हैं। दूरी बनाकर रखें, ज़्यादा लोगों से भीड़ में घुले मिले नहीं, अधिक मात्रा में पानी पिएं, गुनगुने नमक वाले पानी से गरारे करें, मुलायम और आसानी से चबाए जाने वाला खाना खाएं, एसिडिक फूड से बचें जो आपके मुंह में पानी ला देते हैं, सूजी हुई ग्रंथियों पर बर्फ़ या हीट पैक रखें और बुखार आने पर बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा ना लें। सेंसेक्स से जुड़ी खबर थोड़ा अच्छी है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन यानी कि आज शेयर मार्केट के तेजी के साथ इसमें काम हुआ। सेंसेक्स अपने इंस्ट्राडे के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। आज सुबह सेंसेक्स पहली बार 71,000 अंक के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स में आई तेजी से निवेशकों को बहुत लाभ हुआ है। सुबह के कारोबार में इक्विटी निवेशक 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा अमीर हो गए हैं। शेयर बाजार में आई तेजी की वजह से यूएस फेड द्वारा लिए गए फैसलों को माना जा रहा है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने साल दर में कटौती के संकेत दिए हैं। इसके बाद लगातार विदेशी फंड प्रवाह से शेयरों में तेजी आ रही है।
सेंसेक्स की कंपनियों में इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो और JSW स्टील टॉप पर गेनर में रहीं, इन्होंने गेन किया है। नेस्ले, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, ITC के शेयर गिरे थे। तो ये थे आज के प्रमुख मुद्दे जिन्हें मैंने आपको बताया है। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। ऐसी तमाम नई चीज़ों को जानने के लिए देश विदेश में, प्रदेश में, ज़िले में क्या नया हो रहा है, क्या नया है, किस पर चर्चा हो रही है, किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, ये सब देखने के लिए आपको लगातार युग करवट यूट्यूब चैनल देखना होगा। विस्तृत रूप से जानकारी करना चाहते हैं तो युग करवट समाचार पत्र पढ़ना होगा। आज की इस वीडियो को उम्मीद करता हूँ आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। नमस्कार।